हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। तो तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण कैसे किया गया। प्राचीन काल में, बहुत समय पहले, तत्वों का ज्ञान इतना अधिक नहीं था, बहुत कम संख्या में था, जिनके कारण उनको हम किसी भी तरह से चित्रों द्वारा या संकेतों द्वारा करके हम कोई भी संकेतों के द्वारा हम उसको याद कर सकते थे। लेकिन आधुनिक युग में तत्वों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि हम उनको इस तरह से नहीं याद कर सकते। आधुनिक युग में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 94 प्राकृतिक तत्व हैं और शेष कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त किया गया है। तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण किस तरह से किया गया, तो इसमें डोबेराइन, न्यूलैंड, मेंडेलीव आदि वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अपना प्रयास किए। तो सबसे पहले उन्होंने तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया। लेकिन धातु और अधातु में विभाजित करने पर भी समस्या ये बनी कि कुछ तत्व इस तरह के थे कि उनको धातु और उपधातु में से क्या कहा जाए, क्योंकि कुछ उनकी दोनों में समानता पाई जाती थी। इसके बाद प्राउस्ट ने अपनी परिकल्पना दी। उन्होंने कहा कि सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के समान गुणक होते हैं, अतः सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। परंतु कुछ समय बाद यह भी असफल रहा। इसके बाद डोबेराइन ने अपना त्रिक नियम बताया। उन्होंने बताया कि तत्वों को अगर हम उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के अनुसार रख दें, तो उनमें पहले और अंतिम तत्वों का औसत जो होगा, अर्थात दोनों तत्वों के योग को जोड़ करके 2 से भाग दे दें, तो प्राप्त भागफल और बीच वाले तत्व का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी पर एक त्रिक का निर्माण किया। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम पर भी बनाया, लेकिन ये भी इनकी भी एक सीमा रह गई, क्योंकि डोबेराइन के वर्गीकरण की सीमा यह थी कि रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों के त्रिक के रूप में उस समय ऐसा ज्ञात नहीं किया जा सकता था। इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि परमाणुओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा। इस तरह से उन्होंने इसको अपने संगीत सा रे गा मा पा धा नी पर भी रख करके किया, लेकिन इनकी भी कुछ सीमा थी, जिस सीमा के अंदर ही यह था। इस तरह से अंत में मेंडेलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी का निर्माण किया और अपने नाम से इस नाम को, आवर्त सारणी का नाम भी उन्होंने मेंडेलीव का आवर्त सारणी रखा। मेंडेलीव की आवर्त नियम, इसको एक वैज्ञानिक थे जो 1869 ईस्वी में डिमिट्री इवानोविच मेंडेलीव, इनका नाम पूरा था डिमिट्री इवानोविच मेंडेलीव, इन्होंने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों और उनके परमाणु भारों को लेते हुए तत्वों का एक क्रम व्यवस्थित किया और उन्होंने इस तरह से उन तत्वों को इस प्रकार से एक क्रम में रखा। तो मेंडेलीव के मूल आवर्त सारणी के तथ्य क्या थे? उनके तथ्य इस तरह के थे कि सारणी में तत्वों का परमाणु भार समान लक्षण वाले जो थे उनको एक क्रम में रखा गया, एक सारणी में रखा गया। और इस तरह से उन्होंने 8 ऊर्ध्वाधर सारणी बनाने के लिए 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाया और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ बनाए। जिन 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जो बनाया उनको उन्होंने आवर्त नाम रखा और एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान थे। जिन तत्वों को उन्होंने एक समूह में रखा उनके गुण
समान थे। तो इस तरह से उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करके तत्वों को रखा। तो मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी का महत्व क्या था? तत्वों का जो गुण था वो क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता था और नए तत्वों की खोज करके सारणी में उसके लिए स्थान छोड़ा गया था, वहाँ पर उनको व्यवस्थित किया जा सकता था। इसी तरह से मेंडेलीव की सारणी थी, लेकिन इसमें कुछ दोष भी थे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान होता है। इसके अतिरिक्त यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर के साथ संयोग करके क्षार धातुओं द्वारा दिए गए यौगिकों के समान यौगिक भी देता है, जैसे HCl, NaCl, H2O, Na2O, H2S, Na2S, इस तरह से। लेकिन यह हाइड्रोजन के समान द्विपरमाणुक रूप में भी पाया जाता है, जिसको H2 के रूप में लिखा जाता है। तो इसलिए अधातुओं की श्रेणी में भी आता है, इसीलिए इसका स्थान अभी तक निश्चित नहीं हो पाया। परमाणुओं के भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन। मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले स्थान पर रख दिया गया है, यही इनका दोष था। इस तरह से इन दोषों के निवारण के बाद एक मेंडेलीव के आवर्त सारणी का नवीनीकरण, जिसको मेंडेलीव के आधुनिक आवर्त सारणी कही गई। तो आप देख रहे हैं, जो आप इस में देख रहे हैं कि यह एक मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है। तो इसकी रचना मेंडेलीव ने की। इन्होंने इस सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख दिया है और इस सारणी में देख रहे हैं 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं और इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। और इसमें ये भी देख रहे हैं कि चौथे, पाँचवें एवं छठे आवर्त में 2-2 श्रेणियाँ बनी हैं, जिन्हें हम सम और विषम श्रेणियाँ कहते हैं। इसके बाद और इन सारणी में देखिए 9 स्तंभ बने हैं। 9 स्तंभ, इन्हीं 9 स्तंभों को वर्ग कहते हैं। और अंत में देख रहे हैं दाईं ओर एक शून्य वर्ग बना है। आप शून्य वर्ग को देख रहे हैं, शून्य वर्ग है। शून्य वर्ग एवं 8वां वर्ग, 8वां वर्ग आप देख रहे हैं। 8वां वर्ग और शून्य वर्ग, इन दोनों को छोड़ करके सभी वर्गों को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक को देखिए ए उपवर्ग और एक को बी उपवर्ग। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी विशेषताएं ये हैं कि एक ही उपवर्ग के तत्वों में गुणों में समानता पाई जाती है, परंतु ये उसी वर्ग के दूसरे वर्ग के गुणों में भिन्नता पाई जाते हैं। देख रहे हैं जैसे ए और बी करके है, जैसे देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और CgS के गुणों में समानता है, परंतु बी ग्रुप के जो तत्व हैं, जैसे देखिए उसमें कॉपर, सिल्वर और Au गोल्ड से गुणों में इनकी भिन्नता है। इनकी वर्ग संख्या की संयोजकता, जो इनका वर्ग संख्या होता है, यह संयोजकता दिखाता है। और शून्य वर्ग एवं 8वें वर्ग को छोड़ करके वर्ग 1 की संयोजकता 1, वर्ग 2 की संयोजकता 2, इस तरह से वर्ग 3 की संयोजकता जो होगी उसकी 3 होगी। इस तरह से हम इनकी संयोजकताओं को लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग में तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ ऊपर से नीचे की ओर तत्व के गुण क्रमिक परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं।
परमाणु भार ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, देख रहे हैं। आयन विभव ऊपर से नीचे घटता है। इस तरह से बहुत सारे इनकी विशेषताएं हैं। आवर्तों की विशेषताएं देखिए, सिरों में देखिए समानता है। प्रथम आवर्त को छोड़ करके प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार एवं अंतिम तत्व जो है वो देखिए अक्रिय गैस है। इस तरह से हम इन सभी तत्वों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इन तत्वों को इनके गुण के अनुसार पर विकर्ण संबंधी नियम से भी देख सकते हैं। देखिए, द्वितीय और तृतीय आवर्त में इनके देखिए द्वितीय आवर्त के तत्व जैसे हैं लिथियम है, बेरियम है, बी है, बोरान, सी है, कार्बन। और तृतीय आवर्त का देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। तो इसमें देख रहे हैं इनका लिथियम, मैग्नीशियम और बेरियम, एल्युमिनियम और देखिए बोरान और सिलिकॉन विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके गुणों में कई समानताएं देखी जाती हैं। प्राकृतिक तत्व का निरूपक तत्व तृतीय आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने अपने वर्गों के मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, सोडियम प्रारूपिक तत्व है, क्योंकि यह अपने समूह की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। यह समूह के विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्रकट करते हैं। इसी तरह से देखिए, सेतु तत्व तृतीय आवर्त में पहला और सातवां वर्ग के तत्व सेतु आवर्त कहलाते हैं, क्योंकि ये गुणों में अपने ही वर्गों के उपवर्गों एवं बी ए बी के तत्वों से गुणों में समानता पाई जाती है। इसी तरह से तत्वों को देखिए, संक्रमण तत्वों को संशोधित आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी के सभी बी उपवर्गों के तत्व एवं 8वें वर्ग के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसलिए इनको देखिए, संक्रमण तत्व को अलग से नीचे लिख दिया गया है। इस तरह से हम इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में भी तत्वों को विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, एस ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे आप देख रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि यह एस ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंतर्गत सभी तत्व में जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है वे सभी तत्व एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। जो इस ब्लॉक में रखे गए हैं इनमें सबसे बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम NS1 या NS2 भी लिख सकते हैं। ये सभी कोमल धातुएं होती हैं और इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है। ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें देखिए, इस ब्लॉक के अंतर्गत जो तत्व आते हैं इनमें विभेदन और इनके सबसे बाहरी कक्षा में पी उपकोष होता है। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। आवर्त सारणी में दाएं कोने पर इनको देखिए रखा गया है। इनमें देखिए 13 से 18 तक के सभी तत्व सम्मिलित हैं। इनके अंतिम कोष को आप इस तरह से लिख सकते हैं NS2 और NP6 या 6 तक लिख सकते हैं। इसमें ये सभी धातुएं और अधातुएं और उपधातुएं भी हो सकती हैं। ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इसी तरह से हम डी ब्लॉक के तत्वों को भी देख सकते हैं। देखिए, डी ब्लॉक के तत्व, इसके अंतर्गत संक्रमण तत्व आते हैं। इन्हें एस तथा पी के मध्य में रखा गया है, आप देख रहे हैं। इसके कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। और अंत में देखिए एफ ब्लॉक के तत्व, आप एफ ब्लॉक के तत्वों को देख रहे हैं। इस ब्लॉक के अंतर्गत
जो तत्व हैं उनको एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो इस तरह से आप ब्लॉक भी ज्ञात कर सकते हैं, सबका आवर्त भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर